नमस्कार। आज की बात में आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का असली चेहरा, और ये आज की बड़ी खबर से साबित होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी फौज के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद नाम का कोई दहशतगर्द संगठन पाकिस्तान में है ही नहीं। कल ही पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर की तंजीम जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा और फलाह इंसानियत पर बैन लगाने का ऐलान किया था। आज पूरे पाकिस्तान ने इन दफ्तरों के तंजीमों पर, इन तंजीमों के दफ्तरों पर और मदरसों पर ताले लगाए गए। पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान सरकार के एक्शन की तस्वीरें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता ISPR के चीफ मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आज कह दिया, जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। जनरल आसिफ गफूर के बयान से यह साफ है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के आंख में धूल झोंकने के लिए मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन तो ले रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब टेंशन कम हो जाएगा, दुनिया का टेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, तो न दहशतगर्दों को पाकिस्तान फिर से खुली छूट देगा, बल्कि उनको प्रोटेक्शन भी देगा। सिर्फ जनरल आसिफ गफूर ने बात नहीं कही, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे हैं। फॉर्मर होम मिनिस्टर ने कहा कि ये सब एक्शन कुछ दिन के लिए होता है, थोड़े दिन के बाद ये सारे लोग आजाद हो जाएंगे जिन्हें सरकार ने इंडिया के प्रेशर में हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया है। इन फॉर्मर मिनिस्टर की बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको पाकिस्तान से इंडिया टीवी के संवाददाता की रिपोर्ट दिखाता हूं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल सरकार ने जिन तंजीमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, उनकी प्रॉपर्टीज पर ताले तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सब दिखावे के लिए। हाफिज सईद और मसूद अजहर के दफ्तरों और मदरसों पर बाहर से ताला लगाया गया है, गेट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए हैं, ज्यादातर लोगों को वहां से कुछ दिन के लिए जाने के लिए कह दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन बिल्डिंग्स के अंदर हैं, उन्हें बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। और चूंकि पाकिस्तान से इस तरह की रिपोर्ट भेजना खतरे से खाली नहीं था, इन मदद करना जोखिम से भरा था, इसलिए जिस संवाददाता ने ये तस्वीरें भेजी है उसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे और उसका चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। इस वक्त जो है ये लाहौर का वो इलाका है चुबुर्जी, जहाँ पे जामिया कादसिया जो है, जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है, वो थोड़ी देर पहले ये सारा इलाका जो है वो बंद कर दिया गया था। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने यहाँ पे ताले लगा दिए हैं और उसके बाद से फोर्सेस यहाँ से जा चुकी हैं, और जितने भी लोग जमात दावा के यहाँ पे काम कर रहे थे उनको सबको या तो हिरासत में ले लिया गया है या उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। ये बिल्कुल ये झंडा जो आपको नज़र आ रहा है, उसके नीचे जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जामिया कादसिया के बिल्कुल नीचे हम आ चुके हुए हैं। अलबत्ता यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद अभी खुली हुई है, जिसमें नमाज के लिए शायद नमाजियों का आना जाना जो है वो लगा रहेगा। ये बिल्कुल हम उसके नीचे से गुजर रहे हैं। ये उनकी ये बिल्कुल दीवार है सारी, और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे फुटेज बनाना। ये बिल्कुल उसका दरवाज़ा है, ये बिल्कुल ये नमाज के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ से गुजारा जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका जो है चुबुर्जी का है, और इस वक्त यहाँ पे उस तरीके से कोई जमात दावा की जो यहाँ पे लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे। पुलिस के कुछ लोग खड़े कर दिए गए हैं गेट के ऊपर, और इस तरीके से ये ऑपरेशन कई घंटे यहाँ पे चलता रहा है। ये तो थी पाकिस्तान से हाफिज सईद के हेडक्वार्टर पर हमारी रिपोर्ट। 3 दिन पहले तक पाकिस्तानी फौज के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल आसिफ गफूर कह रहे थे कि भारत अगर सबूत देगा तो पाकिस्तान पुलवामा में हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगा। भारत ने डोजियर दिया। कल पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान भी कर 44 लोगों को हिरासत में लिया। मसूद अजहर और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी लगाई, लेकिन आज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कह दिया कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद नाम का संगठन है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है ये आप समझ गए होंगे। सिर्फ आसिफ गफूर नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर रहमान मलिक ने तो पाकिस्तानी चैनल पर साफ साफ कहा कि जब भी कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है, पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ता है, तो दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इंडिया जिन लोगों के नाम सौंपता है उन्हें कुछ दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कोर्ट में केस को मजबूती से फॉलो नहीं किया जाता और ये लोग छूट जाते हैं।
इस बार भी ऐसा ही होगा। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो कुछ ही दिनों में आजाद हो जाएंगे। आप सुनिए। वैसे रहमान मलिक की बात में दम है, वो जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि जब रहमान मलिक पाकिस्तान के होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद को भारत के प्रेशर में गिरफ्तार किया था। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन कोर्ट में लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए, वो आज़ाद हो गए। इसीलिए रहमान मलिक कह रहे हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा। 10 साल पहले जब 26/11 का हमला हुआ था, इंडिया ने मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादियों की पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ बातचीत की ऑडियो टेप सौंप दिए थे। बताया कि यह हमला हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी ने करवाया था। पहले तो पाकिस्तान इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब लगा कि बिना एक्शन के काम नहीं बनेगा तो पाकिस्तान ने वही बात कही जो आज कह रहा है। उस वक्त रहमान मलिक जो डायलॉग बोल रहे थे, आज बिल्कुल वही डायलॉग इमरान खान से लेकर शाह महमूद कुरैशी और मेजर जनरल आसिफ गफूर तक सभी बोल रहे हैं। जिस तक मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उस वक्त रहमान मलिक पाकिस्तान के होम मिनिस्टर थे। रहमान मलिक ने उस वक्त पहले कहा भारत सबूत दे तो पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लेगा। याद कीजिए। सईद के कोई किसी किस्म का हमारे पास प्रूफ आज तक नहीं आए। हम इंडिया से पहले भी डिमांड किया, अभी डिमांड कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ हैं तो दें, लेकिन प्रोपेगेंडा ना करें। आई श्योर विल टेक एक्शन, लेकिन जस्ट ऑन द हियर से वी कैन नॉट अरेस्ट आवर सिटीजन, उठा के उनको जेल में डाल दें। 2009 में रहमान मलिक कह रहे थे अगर भारत सबूत देगा तो एक्शन होगा। अब इमरान खान यही बात कह रहे हैं। उस वक्त हकीकत यह थी कि भारत हाफिज सईद के मुंबई हमले में शामिल होने के सबूत पाकिस्तान को दे चुका था और पूरी दुनिया को भी बता चुका था। लेकिन जब सरहद पर टेंशन बढ़ी, दुनिया भर का प्रेशर पड़ा, तब रहमान मलिक ने भारत से दोस्ती की बात की और फिर गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या गिनाने लगे, यहां तक कि हाफिज सईद को भी गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। But I want to convey to the people of India and the leadership of India that Pakistan wants to be your friend. And frankly speaking today, it's not a blame game. And we are not here to have political scoring. We have arrested total 124 various leaders, both mid-level, lower mid-level and their top leadership. And I convey it to you, to the Indian authorities. I assure once again, we are very, very serious in this matter. आप देख रहे हैं कि चेहरे बदल गए हैं, डायलॉग वही है। उस वक्त भी हाफिज सईद को पाकिस्तान ने ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा था। हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। सरकारी वकील अदालत से गैर हाजिर रहा। भारत की तरफ से दिए गए सबूत अदालत में पेश नहीं किए गए। हाफिज सईद को रिहा कर दिया गया और इसके बाद रहमान मलिक फिर कैमरे के सामने आए और बोले पाकिस्तान ने तो हाफिज सईद को जेल में डाला, एफआईआर दर्ज की, लेकिन भारत ने सबूत ही नहीं दिए। अदालत ने सबूतों के अभाव में हाफिज सईद को रिहा कर दिया, तो पाकिस्तान सरकार क्या कर सकती है? जहाँ तक हाफिज सईद का, हाफिज सईद के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दी गई। हमने उनको शुरू में अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अंडर एमपीओ किया, उसको हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई, वो जेल में हम नहीं रख सके। उनकी फायरी स्पीचेस थी, 3 एफआईआर फैसलाबाद में हुई, वो जो कोर्ट में जाके क्रैश हो गई। रहमान मलिक की पुरानी बातें मैंने आपको इसलिए सुनवाई ताकि आपको समझ आ जाए कि पाकिस्तान इस वक्त मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ जो एक्शन लेने का दिखावा कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों का प्रेशर है। उसके लिए जरूरी है दुनिया को यह दिखाना कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन भारत को पाकिस्तान की किसी बात पर अब यकीन नहीं होता। हमने आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं की बात सुनवाई जो ये साबित करती है कि पाकिस्तान पर का जो एक्शन है वो टेम्परेरी होता है। थोड़े दिन में सब आतंकवादी वापस खुलेआम घूमने लगते हैं, फिर से मदरसे चलाने लगते हैं, फिर से दहशतगर्दों को वहां पर ट्रेनिंग देने लगते हैं। भारत यही बात दुनिया के दूसरे मुल्कों को समझा रहा है कि जब जब पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठे आतंकवादी खून की होली खेलते हैं, भारत इसमें पाकिस्तान के हाथ को एक्सपोज करता है, सबूत देता है, तब तब पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का नाटक करता है, किसी पर पाबंदी का ऐलान करता है,
किसी को हाउस अरेस्ट करता है, किसी के अकाउंट सीज करता है। इस बार फर्क इतना है कि भारत ने इस बार पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया, पाकिस्तान में घुसकर टेरर कैंपों को नष्ट किया और पाकिस्तान में घुसकर हमला करने के बाद भी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की हकीकत को जानने लगी है, पहचानने लगी है। पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के जिस टेरर कैंप को हमारी एयरफोर्स ने नेस्तनाबूद किया, उस टेरर कैंप में बम बरसाने से पहले हमारी इंटेलिजेंस ने इस कैंप की एक एक डिटेल हासिल की थी। इसकी जानकारी आज हमें मिली है। हमारी एजेंसियों ने यहां तक पता लगा लिया था कि जैश के सबसे बड़े टेरर कैंप में कितने दहशतगर्द हैं, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कौन कौन से कोर्स वहां पढ़ाए जाते हैं, वहां ट्रेनिंग पाने वालों का डेली शेड्यूल क्या था। हम ये छोटी छोटी डिटेल आपको बताएंगे। कैंप में हो रही हर मूवमेंट की जानकारी हमारी इंटेलिजेंस के पास कैसे मिली। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने ये सारी जानकारी हासिल की, एक्सक्लूसिव डिटेल्स उनके पास हैं। मनीष प्रसाद से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के जिस टेरर कैंप पर बम गिराए, वो कैंप सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक एक्टिव रहता था। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आतंकवादियों को वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मसूद अजहर ने अपनी इस आतंक की फैक्ट्री के लिए पूरा सिलेबस तैयार किया हुआ था। नए रिक्रूट्स को सबसे पहले 2 कोर्स में शामिल किया जाता था, दौरे तरबिया और दौरे तफसीर। इन दोनों कोर्सेज में कैंप में लाए गए नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें इस्लाम के नाम पर वीडियोस दिखाकर जिहाद के लिए तैयार किया जाता था और इसके बाद शुरू होता था दौरे जरार। इस दौरान आतंकवादियों को फौजी ट्रेनिंग दी जाती थी। 40 दिन के दौरे जरार में AK-47, LMG और रॉकेट लॉन्चर तक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। इस कैंप को आबादी से दूर एक पहाड़ी के टॉप पर बनाया गया था। जैश के इस कैंप में फिदाइन यानी सुसाइड बॉम्बर तैयार किए जाते थे। फिदाइन बनाने की ट्रेनिंग 8 महीने से 1 साल तक चलती थी। इस दौरान आतंकियों के अलग अलग सेशन होते थे। इन सेशंस के अलग अलग नाम थे। आतंकियों की फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग को दौरे तरबिया कहा जाता है। यह ट्रेनिंग सेशन 7 से 14 दिन तक चलता था। इसमें ब्रेन वॉश किया जाता था नौजवानों का, इस्लाम को बचाने के लिए, लड़ने के लिए कहा जाता था। दौरे तरबिया के बाद आतंकियों के लिए दौरे तफसीर का सेशन होता था। 40 दिन के दौरान आतंकियों को समझाया जाता था कि उन्हें जिहाद में हिस्सा लेना है। उन्हें कुरान और दीन पढ़ाया जाता था, लेकिन उसके मतलब गलत बताए जाते थे। जिहादी और फिदाइन बनने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता था और फिर उन्हें हथियार चलाना भी सिखाया जाता था। और इसके बाद नंबर आता था दौरे जरार का। यह सेशन 40 दिन का होता था। इस दौरान आतंकियों को फॉरेस्ट वॉरफेयर से लेकर बड़े बड़े हथियार चलाना सिखाया जाता था। AK-47, LMG चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड कैसे दागना है यह भी बताया जाता था। और इसके बाद बारी आती थी आतंकियों को दौरे अल अराद की। दौरे अल अराद में 4 महीने तक आतंकियों फिदाइन बनने के लिए तैयार किया जाता था और ब्रेन वॉश करने के साथ साथ हथियार चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। हथियारों की ट्रेनिंग के साथ साथ आतंकियों को तलवारबाजी और घुड़सवारी करना भी सिखाया जाता था। इसके अलावा घात लगाकर हमला कैसे करना है, काउंटर अटैक से कैसे बचना है, यह भी सिखाया जाता था। और फिदाइन को ट्रेनिंग के दौरान आतंकियों को IED बम और बम कैसे बनाना है यह भी सिखाया जाता था। अजहर मसूद के इस टेरर फैक्ट्री का पूरा टाइम टेबल था। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग की शुरुआत सुबह 5 बजे की नमाज से होती थी। 6 बजे फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट और सुबह 9 से 5:30 तक हथियारों की ट्रेनिंग। घात लाकर हमला करना, काउंटर अटैक करना, इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। दोपहर 12:30 बजे लंच ब्रेक और 2 बजे तक आतंकी को रेस्ट करने के लिए कहा जाता था। फिर शाम 4 बजे ये दहशतगर्द कुछ खेल खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे और फिर फिजिकल ट्रेनिंग और फिर नमाज और इसके बाद 8 बजे डिनर। रात 10 बजे तक सो जाना होता था। यानी ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि किसी प्रोफेशनल आर्मी में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। बस फौज और दहशतगर्दों में अंतर इतना होता है कि ट्रेनिंग के बाद ये फिदाइन बेगुनाह लोगों की
जान लेके काम में लग जाते थे। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये सारी जानकारी हमें दी। मनीष, वो सारे कागज जो आपने भेजे थे वो मैंने देखे हैं और बहुत सारी बातें दर्शकों के साथ शेयर की हैं। आपने सुना होगा कि मैंने क्या क्या बताया। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं कि किस तरह से तैयार किया जाता था फिदायीन को? रजत जी, पहले तो हम सबसे पहले ये बता दें कि ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि हम ये बता सकें उन तमाम लोगों को कि इंडियन एजेंसीज के पास इस टेरर कैंप के बालाकोट के आतंकी अड्डे की पूरी माइन्यूट जानकारी थी। यहां तक कि आतंकियों की संख्या से लेकर जो यहां पर मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI और साथ में जैश-ए-मोहम्मद की टॉप हायरार्की जिसमें उस्ताद गौरी तक शामिल था। इसी को देखते हुए ये सबसे पहले जो जानकारी मिली वो थी सवाई नाला से, क्योंकि यहीं पर रिक्रूट किया जाता था और अल रहमत ट्रस्ट का एक पर्चा जिसके ऊपर इनकी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का पूरा दस्तावेज था और उसको लेकर ये बालाकोट के इस आयशा सादिक मदरसे में आते और यहीं पर इनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे समय में इनको हथियार चलाना, ID बनाना, उसके अलावा GPS कम्युनिकेशन के तौर पर YSMS का इस्तेमाल करना भी लगातार ये आतंकी सिखा रहे थे और ये सब हो रहा था पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती पर। रजत जी, जो डिकोड किए गए उसमें सबसे अहम था जिस तरीके के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे थे। यानी आइसक्रीम का मतलब था वायरलेस का इस्तेमाल करना, उसके अलावा टैंगो 5 का मतलब था जो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट है यानी आतंकियों का ग्रुप, उसके बाद होटल का मतलब था हैंडलर, होटल 2 का मतलब था हैंडलर 2 और माइक का इस्तेमाल, माइक कोड का इस्तेमाल वो ISI के लिए कर रहे थे। तो ये पूरा डिकोड किया है और ये बताता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बालाकोट ट्रेनिंग कैंप की पूरी एक एक माइन्यूट डिटेल थी। 2008 से लेकर अभी तक इसको पूरा एनालाइज किया गया और फिर उसके बाद ये एनालाइज करके 14 फरवरी को पुलवामा फिदायीन अटैक के बाद ये तय हो गया 18 तारीख को कि इस बालाकोट टेरर कैंप को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा और इसीलिए भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए स्पाइस 2000 बॉम्ब से इस पूरे कैंप को ध्वस्त किया गया। रजत जी, एक और अहम बात है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI यहाँ पर जो लड़के आते थे वो गुमराह ना हो, इसीलिए उन्होंने गुमराह के से मतलब है कि वो वापस डीरेडिकलाइज ना हो जाएं और जो फिदायीन दस्ता वो बनाना चाहते थे कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही कोलैप्स हो जाएं। इसीलिए वो तालिबानी और अफगानी आतंकी जो थे उनके साथ वो उनको रखते थे। इन्होंने 2 अलग अलग जोन बांट दिए थे, एक शीश महल और दूसरा मशकिन महल। शीश महल के अंदर वो नए लड़के आतंकी थे जिनको वो ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज कर रहे थे और मशकिन महल में मौलाना मसूद अजहर, असगर रऊफ, असगर कश्मीरी, शाह लातिफ और बाकी कासिफ जान जैसे बड़े आतंकी थे जो कि वहीं रहते थे और ISI के जब भी लोग आते थे तो यहीं रुकते थे। तो ये पूरा एक पैरामीटर उन्होंने सेट कर लिया था। एक प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट सेंटर की तरह आतंकवाद का ये अड्डा चला रहे थे। इसीलिए पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पर है और फेस सेविंग के तौर पर अलग अलग कार्रवाई दिखाने का वो ढोंग कर रहा है। जी मनीष, बिल्कुल आपने बहुत अहम जानकारी दी है किस तरह से इंटरसेप्ट करने से इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानकारी मिली और ये सारे के सारे आतंकवादी एक जगह इकट्ठा थे, उन पर हमला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। असल में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के फिदायीन आतंकवादियों को पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में बॉर्डर के पास लॉन्चिंग पैड पर रखा जाता था, जिससे मौका मिलते ही उन्हें ट्रेन करके तैयार करके भारत में एंट्री दिलवाई जा सके। लेकिन पुलवामा हमले के बाद सरहद पर टेंशन थी। पाकिस्तान को डर था कि भारतीय फौज लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर सकती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में किया था। इसलिए पाकिस्तान आर्मी लॉन्चिंग पैड्स में मौजूद आतंकवादियों को बालाकोट के कैंप में ले गई। पाकिस्तानी फौज सपने में सोच भी नहीं सकती थी कि भारत इस बार पाकिस्तान में इतने अंदर तक घुसकर एयर स्ट्राइक करेगा, सीधे इस टेरर कैंप को निशाना बना लेगा। इससे आप भारत की फौज की किस्मत समझिए कि पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के बड़े बड़े आतंकवादियों को बालाकोट में इकट्ठा कर लिया था। इसीलिए उन पर स्ट्राइक करना, एक साथ इतने सारे दहशतगर्दों का सफाया करना संभव हो सका। अगर ये लोग पहले की तरह अलग अलग कैंप्स में रहते तो ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता। मनीष प्रसाद ने जो डिटेल्स बताई उससे साफ है इस कैंप में भारत पर एक बार फिर से कई सारे आतंकवादी हमले एक साथ करने की प्लानिंग की जा रही थी, इसकी तैयारियां की जा रही थी। हमारी इंटेलिजेंस ने जब पुलवामा से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में की जा रही फोन कॉल्स को ट्रैक किया और फिर वहां से आगे जाने वाली कॉल्स को इंटरसेप्ट किया तो पता चला कि ज्यादातर फोन बालाकोट की तरफ इशारा कर रहे थे, वहां से जनरेट हो रहे थे या वहां जा रहे थे। इसलिए पाकिस्तान को अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक करने का झांसा देकर, दो तरफ से हमले का गच्चा देकर इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 ने बालाकोट में चल रहे सबसे बड़े आतंकी कैंप पर हमला किया।
हमारी एयरफोर्स का कहना है कि बालाकोट के आतंकी कैंप पर जो स्ट्राइक थी वो पूरी तरह सक्सेसफुल थी। जो टारगेट उन्हें दिया गया था उस पर सही निशाना लगा, 80% सफलता थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट ये बता रही है कि एयर स्ट्राइक से कैंप में मौजूद ज्यादातर आतंकवादी मारे गए। आज पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई। अमेरिका अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ हवाई संघर्ष में, एयर स्ट्राइक में F-16 का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर प्लेन इस कंडीशन पर दिए थे, इस शर्त पर दिए थे कि इनका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस और आतंक के खिलाफ लड़ाई में किया जा सकता है। लेकिन भारत ने इस बात के सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन इंडियन एयर स्पेस में आए और भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री को वहां के डिप्टी स्पोक्सपर्सन रॉबर्ट पालाडिनो ने यह कहा कि अमेरिका ने F-16 के मिसयूज के इशू पर पाकिस्तान से जवाब मांगा है। पालाडिनो ने कहा कि डिफेंस डील और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अमेरिका ज्यादा खुलासा नहीं करता, लेकिन F-16 के इस्तेमाल के मुद्दे पर जानकारी इकट्ठी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से बॉर्डर पर तनाव कम करने को कहा है। Position of the United States is we continue to urge both sides to continue to take steps to de-escalate the situation, and that includes through direct communication. And we believe strongly that further military activity will exacerbate the situation. पुलवामा आतंकी हमला हुआ और बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में घिर गया। आज एक और झटका तब लगा जब अमेरिका ने अपने आने वाले पाकिस्तानी सिटीजन्स को मिलने वाले वीजा की ड्यूरेशन कम कर दी। पहले पाकिस्तान के नागरिकों को 5 साल का वीजा मिल जाता था, अब इसे घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। यानी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका जाना चाहता है तो एक बार में 12 महीने से ज्यादा का वीजा नहीं मिल सकता, 1 साल से ज्यादा वो वहां नहीं रह पाएगा। अगर उसे कुछ और वक्त रहना है तो वापस पाकिस्तान आकर वीजा रिन्यू करवाना होगा। नए नियमों में पाकिस्तानी मीडिया पर्सन के लिए और भी मुश्किल है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को अमेरिका में सिर्फ 3 महीने का वीजा दिया जाएगा। पाकिस्तानी लोगों के लिए अमेरिका ने वीजा की फीस भी बढ़ा दी है। अब अमेरिकी वीजा के लिए 160 के बजाय $192 पाकिस्तान के लोगों को देने होंगे। असल में पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया में को समझ आ गई है, इसलिए हर मुल्क अपनी अपनी जगह से पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है। पहले अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मसूद अजहर के पर बैन के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव रखा। चाइना को भी पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए कहा गया। अब अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा के नियम कड़े कर दिए, वीजा की फीस बढ़ा दी, 5 साल के बजाय 1 साल के लिए वीजा देने का फैसला कर दिया। अगर इसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार न समझे, दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का सिर्फ दिखावा करे, तो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम की ये बदकिस्मती कही जा सकती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान हमारे कुछ नेताओं के बयानों का हवाला देकर हमारी एयरफोर्स की जाबाजी को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद भी दिग्विजय सिंह जैसे नेता इसको नहीं समझ पाए। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को आतंकी हमला कहने के बजाय दुर्घटना बताया था। जब इसका विरोध हुआ, आलोचना हुई, तो दिग्विजय सिंह ने आज फिर कहा वो अपनी बात पर कायम है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, पुलवामा आतंकी हमला हमारे लिए, सभी देशवासियों के लिए, खासतौर पर शहीद हुए बहादुरों के परिवारों के लिए दुखद दुर्घटना थी। जो उसे दुखद दुर्घटना न माने, ये उनका विवेक है। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा अटैक पर एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, कहा कि अगर उन्होंने कानून की निगाह में गुनाह किया है तो उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करके दिखाएं। दिग्विजय ने ट्विटर पर लिखा, मोदी जी आपने मुझ पर कई आरोप लगाए हैं, बीजेपी नेता मुझ पर देशद्रोह का केस करना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे ऊपर केस दर्ज करें। अब तक तो सिर्फ दिग्विजय सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के बजाय अपनी सरकार पर अटैक कर रहे थे, सबूत मांग रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। आज रेणुका चौधरी ने कहा कि हम सवाल जरूर पूछेंगे और सवाल पूछने वालों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का हक किसी को नहीं है। ऐसे बात करके आप अपनी गरिमा को कम मत कीजिए। क्या बात कर रहे हैं कि इन्हीं दोनों के अधिकार है इस देश में, यही देशभक्त है।
हम कोई सवाल उठाने से आपको तकलीफ होती है? मैं एक फौजी बेटी हूँ, मैं सलाम करती हूँ मेरे फौज को, और हम सवाल फौज के नहीं उठा रहे, हम सवाल सरकार पे उठा रहे कि आपकी क्या है ये, क्या है ये? छाती पीटना, बल दिखाना, मूंछ मरोड़ना और हमको कहना कि आप पाकिस्तान के, ये कौन होते हैं? ये सर्टिफिकेट देंगे हम इस देशवासी है या नहीं? हु आर यू? आप है कौन? मेरे देशभक्त के बारे में प्रश्न करने वाले तुम हो, है कौन? अपनी औकात और अपनी पहचान पे रुकिए, चाहे आप देश के कोई भी हो। आनंद शर्मा ने तो आज बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को एक सलाह दी। आनंद शर्मा ने कहा कि सवाल पूछना विपक्ष का काम है, इसलिए प्रधानमंत्री विरोधी दलों के नेताओं को देशद्रोही न कहें। एक आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से और सलाह भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और दलों को अधिकार है सवाल करने का, उसको आप राष्ट्र विरोधी ना कहें, क्योंकि हमको ना तो उनसे कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत है और ना ही कोई सिफारिश की, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं आतंकवाद के सामने। 2 हमारे प्रधानमंत्री शहीद हुए, उसके अलावा कांग्रेस की एक बड़ी सूची है, लिस्ट है हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जो आतंकवाद का सामना करते मारे गए, चाहे वो पंजाब में था, चाहे जम्मू कश्मीर में था, पूर्वोत्तर में था। ये जो आज का भी है, इसको कोई राजनीतिक रंग देने की बात नहीं। हम एक जिम्मेवार राष्ट्रीय दल है, मैच्योर पार्टी है, हमको मालूम है कि कौन से विषयों पे कैसे चल। लेकिन रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने आज कांग्रेस के नेताओं को जोरदार जवाब दिया। हालांकि वीके सिंह सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज उन्होंने एक जनरल की तरह बात की, फौजी की तरह बात की। हमारी एयरफोर्स की स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को, स्ट्राइक में मरने वाले दहशतगर्दों की संख्या पूछने वालों को जनरल वीके सिंह ने कहा कि अगली बार जब ऐसी स्ट्राइक हो तो सवाल पूछने वालों को फाइटर जेट में बांधकर ले जाना चाहिए। टारगेट पर बम फेंकने के बाद विपक्षी नेताओं को नीचे गिरा देना चाहिए ताकि वो मरने वालों की गिनती कर सकें। मैं देख रहा हूं कि पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं, जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। है ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। आपको पता है क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद कि जी अभी हमें सबूत दिखाओ जी लाकर, भाई आप चले जाते वहां पे देख आते। लेकिन बार बार सिर्फ एक राजनीतिक अपना दिखाने के लिए, विकृत राजनीति करने के लिए आप बार बार पूछते हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं। इस बयान से पहले जनरल वीके सिंह ने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में वीके सिंह ने आतंकवादियों को मच्छर बताया। वीके सिंह ने कहा कि रात के 3:30 बजे मच्छर बहुत थे तो मैंने हिट मारा, अब मच्छर कितने मारे ये गिनने बैठूं या आराम से सो जाऊं। इसके बाद वीके सिंह ने अपने ट्वीट के मतलब को समझाया। मैंने कहा कि रात को मच्छर तंग कर रहे थे, मैंने 3:30 बजे हिट मारी, मच्छर मर गए, अब मच्छर गिनूं या आराम से सोऊं। मेरे ख्याल से विपक्ष को समझना चाहिए कि हम पूछ क्या रहे हैं। पाकिस्तान हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, इसलिए उड़ा रहा है कि विपक्ष उल्टी सीधी बातें कर रहा है और वो मजा इसका वो लोग ले रहे हैं। एक राष्ट्र के अंदर अगर राष्ट्र की इज्जत हम नहीं कर सकते, सेनाओं की इज्जत नहीं कर सकते, तो उसके आगे में कुछ नहीं कह सकता। सर, पुलवामा में हमले के बाद उसको लोग दुर्घटना बताने लगे हैं। मैंने कल कहा था कि दिग्विजय सिंह जी कह दें कि राजीव गांधी जी की हत्या जो है आतंकवादी घटना से नहीं हुई, वो दुर्घटना थी। कहें तो सही, जोर से कहें। लेकिन सर, हिसाब मांगने वालों को आप ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में सेना अगली बार जब जाएगी तो उनको बांध के ले जाएगी, वहीं छोड़ जाएगी। मैंने नहीं कहा कि बांध के ले जाएगी, मैंने कहा इतना जो शक जिनके दिमाग में घुसा हुआ है तो उनका यही तरीका है कि ऑपरेशन में उनको ले जाओ, छोड़ दो वहां पर, भाई गिन लो इसके बाद। कहां तक ये, क्या लोगों के अंदर क्या समझ नहीं है क्या कि ऑपरेशन कैसे होते हैं, क्या किया जाता है, इंटेलिजेंस कैसे आती है।
ये सब चीजें समझने की हैं। अगर समझनी है तो फौज के साथ 6 महीने का लगा लो। आपको अमेरिका में हुआ 9/11 का हमला याद होगा। पूरी दुनिया में ओसामा बिन लादेन की खोज अमेरिका ने शुरू कर दी थी। पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि ओसामा बिन लादेन वहां नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के अफसर जहां रहते हैं उनके बीचों बीच वो रह रहा था। अमेरिका ने बिन लादेन को खोज निकाला, उसे पाकिस्तान में घुसकर मार दिया, लेकिन अमेरिका में कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने अमेरिका की सरकार से पूछा हो इस जंग में कितने सैनिक शहीद हुए। किसने यह नहीं पूछा कि जब लादेन पाकिस्तान में छुपा था तो अफगानिस्तान में बम क्यों गिराए गए। हर अमेरिकी ने सरकार को, अपनी आर्मी को सपोर्ट किया। लेकिन जब हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया, आतंकवादियों के कैंप को नेस्तनाबूद किया, तो अपने ही कुछ नेता हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। ये राजनीति के लिहाज से और देश की सुरक्षा के लिहाज से हर तरह से गलत है। देश के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के लोग इस पर जश्न मनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेताओं की आलोचनाओं को पीछे छोड़कर अपने चुनावी अभियान में लग गए हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में रैली की, और यह कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ है। यहां मोदी ने कहा कि 2014 में देश की जनता ने एक मजबूत सरकार चुनी थी, इसलिए आज मोदी मजबूत फैसले ले रहा है। मोदी ने कहा कि उन्हें देश के 125 करोड़ लोगों ने ताकत दी है, इसलिए न तो विपक्षी दलों से डरते हैं और न पाकिस्तान से। मुझे बताइए, 1,10,00,000 करोड़ रुपया जिन जिन लोगों के पास पहुंचता होगा, अब बंद हो गया तो क्या वो मोदी जिंदाबाद बोलेंगे? क्या मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? अब मुझे उनकी गालियों से डरना चाहिए क्या? जरा भी डरना चाहिए क्या? आप है ना? अब मैं क्यों डरूं? अरे 125 करोड़ देश के आशीर्वाद जिसके सर पे होता है वो कभी डरता नहीं है। न हिंदुस्तान से डरता है, न वो पाकिस्तान से डरता है, न किसी चोरों से डरता है, न कभी बेईमानों से डरता है। हिंदुस्तान ने ये ताकत मुझे दी है, 125 करोड़ देशवासियों ने ताकत दी है। ये जो दुनिया दमखम देख रही है ना, वो दमखम किसका है? आज दुनिया जो दम देख रही है किसका है? किसका है? ये दम मोदी का नहीं है, ये दम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। अपने परिवार की, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं को नया भारत, भारत की नई रीति, नई नीति पसंद नहीं आ रही है। अपने स्वार्थों की सिद्धि हो सके इसके लिए वो देश में मजबूत सरकार से डरते हैं, और इसलिए मजबूर सरकार ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके दिल्ली में मजबूर सरकार आ जाए। आज कर्नाटक में मजबूर सरकार बनी है, क्या हाल है आप देखते हैं। एक इधर खींचता है, एक उधर खींचता है। वो कहता है मुझे इतना दो, दूसरा कहता है उसको 2 दिया मुझे 4 दो। वो कहता है ले लो, कर्नाटक की जनता को लूटो, जितना है बांटो। ये कर्नाटक का हाल बुरा हुआ, क्या देश का भी बुरा होने देना है क्या? छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कही गई कर्नाटक का। ज्यादा बड़ी गलती नहीं, छोटी हो गई। कर्नाटक का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी छोटी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 30 साल के बाद दिल्ली में देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है, और पूर्ण बहुमत वाली सरकार कैसी पूर्णता के साथ आगे बढ़ती है वो आप हर दिन देख रहे हैं। अगर आधी अधूरी होती तो वो भी आधी अधूरी करके आ जाती, ये पूर्ण है तो सारा काम पूर्ण करके आ जाती है। नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी में दर्जनों प्रोजेक्ट लॉन्च किए, रायचूर में पेट्रोल डिपो की नींव रखी। इस मौके पर मोदी ने कहा कि रायचूर में पेट्रोल डिपो 56 एकड़ जमीन पर बन रहा है, लेकिन 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। आज लगभग 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास
और लोकार्पण अभी अभी कर करके मैं मंच पे आया हूं। भारत पेट्रोलियम के रायचूर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है। पहले सिर्फ, याद रखना जरा, पहले सिर्फ 2.5 एकड़ में जो डिपो फैला था, अब वो 56 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाया जा रहा है। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। बिना कुछ कहे, बिना किसी का नाम लिए सब कुछ कह देना, ये नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं। जिस दिन पुलवामा हमला हुआ था, आपको याद होगा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि 56 इंच के सीने वाले मोदी कहां हैं, पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं देते, जवानों के शहादत का बदला कब लेंगे। अब एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों का काम तमाम कर दिया। इसीलिए मोदी ने इशारों इशारों में कहा, अब 56 इंच का नाम सुनते ही कांग्रेस के नेताओं की नींद खराब हो जाती है। खैर, मोदी ने तो आज इशारों में बात की, लेकिन अमित शाह खुलकर बोले। अमित शाह ने आज तेलंगाना के निजामाबाद में मीटिंग की। यहां अमित शाह ने कहा कि एयर स्ट्राइक की सबूत पाकिस्तान और आतंकवादी नहीं मांग रहे, पाकिस्तान के लिए यह काम राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, पता ही नहीं चल रहा कि हमारे देश के विपक्षी नेता बोल रहे हैं या फिर पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, ये सारे के सारे लगे हैं, सारे के सारे लगे हैं कि जवानों ने जो पराक्रम किया है उस पर सवालिया निशान, सबूत मांग रहे। सबूत पाकिस्तान नहीं मांग रहा। चंद्रा बाबू, आप क्या सबूत मांग रहे हो? शर्म करो, शर्म करो। सबूत आतंकवादी नहीं मांग रहे। राहुल बाबा, आप सबूत मांग रहे हो। संकट की इस घड़ी के अंदर देश के साथ खड़े रहने की जगह इस प्रकार के स्टेटमेंट करते हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अमित शाह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जिस तरह एयर स्ट्राइक किया, वो हिम्मत दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देश, अमेरिका और इजराइल, दिखा पाए थे। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके 2 देशों की सूची में तीसरा नाम भारत का जोड़ने का काम कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके पहले दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने सेना के जवानों का बदला लेना जानते थे, अमेरिका और इजराइल। नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर 2 देशों की सूची में तीसरा नाम महान भारत का जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया। और मैं मानता हूं मित्रों, आज पूरी दुनिया मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित। और मित्रों, मैं मानता हूं कि भारत जैसे बड़े देश को सुरक्षा देने का किसी में दमखम है तो अकेले और अकेले श्री नरेंद्र मोदी जी में है और किसी में नहीं। अब बीजेपी की रणनीति साफ है। पाकिस्तान के खिलाफ फौज के एक्शन को रैलियों में बताया जाएगा, सेना के शौर्य की गाथा सुनाई जाएगी और इसके साथ साथ बीजेपी के नेता ये भी बताएंगे, जब यूपी की सरकार थी तब मुंबई में हमला हुआ, हैदराबाद में ब्लास्ट हुए, महाराष्ट्र में ब्लास्ट हुए, लेकिन उस वक्त यूपी की सरकार बयान देती रही और कोई एक्शन नहीं लिया। और कांग्रेस के नेताओं को डर है, जब लोगों को यह बात याद दिलाई जाएगी तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर केस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में शामिल सभी पार्टियों से पूछा, क्या मीडिएशन से यह मामला सुलझ सकता है। इस पर इस मामले के पक्षकारों ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रिएक्ट किया। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई है। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा में फौज की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में
32 RR की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया। आर्मी ने आतंकियों की फायरिंग का डटकर जवाब दिया है और इलाके को घेर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट बातचीत के जरिए राम मंदिर विवाद का हल खोजने की कोशिश करेगा। अदालत ने आज सभी पक्षों से मध्यस्थों के नाम मांगे। सुप्रीम कोर्ट मीडिएटर अपॉइंट करेगा और इस मसले के हल का रास्ता निकालने की कोशिश कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला आस्था का है, संवेदनशील है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। अदालत इतिहास तो नहीं बदल सकती, इसलिए बातचीत के जरिए मामला सुलझ जाए तो बेहतर होगा। अदालत के सुझाव का हिंदू महासभा और रामलला विराजमान ने विरोध किया, जबकि निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के पक्ष में रहे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और सभी पक्षों से मध्यस्थता करने वालों के नाम मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि सुनवाई करके बहस पूरी हो चुकी है, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। मीडिएशन के फॉर्मूले को विश्व हिंदू परिषद ने खारिज कर दिया। वीएचपी ने कहा कि मध्यस्थता की कोशिश पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन फेल हो गई और इससे रास्ता नहीं निकलेगा। रामलला के वकीलों ने कोर्ट को बताया, हमको मीडिएशन में जाने के लिए सहमति नहीं है, और ये इसलिए बताया कि हमारा अनुभव अच्छा नहीं है। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो उनके कहने से वार्ता शुरू हुई थी। गृह राज्य मंत्री उसको देख रहे थे। बहुत बार हम लोग बैठे थे। ये विषय आया था कि हिंदू साबित करें कि जहाँ बाबरी ढांचा है वहाँ पहले मंदिर था। हमने प्रमाण जुटाए, उन प्रमाणों की अदला बदली हुई, उनको पढ़ने का समय दिया गया, पर जब मामला कंक्लूडिंग स्टेज पर पहुंचा तो दूसरे पक्ष ने आना बंद कर दिया। चर्चा इसलिए टूटी कि चर्चा की मेज पर से वो भाग गए। इस अनुभव के कारण हमने कहा कि कुछ निकलेगा नहीं। विश्व हिंदू परिषद को भले ही मीडिएशन मंजूर नहीं है, लेकिन हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास समझौते के जरिए समाधान के विरोध में नहीं है। प्रयास तो बहुत बार हो चुका है, अभी भी हो रहा है। अगर जज के मस्तिष्क में आ रहा है कि प्रयास होना चाहिए तो प्रयास कर ले। जैसा है कोई आदमी नियुक्त करे और समझौता के सही माने पर पहुँचे कि सही अयोध्यावासी क्या चाह रहे हैं, अयोध्यावासी पक्षकार क्या चाह रहा है, मतलब कि मेन या अयोध्या के जितने मुसलमान हैं वो क्या चाह रहे हैं, हिंदू क्या चाह रहे हैं, तो इसको तो वही समझेगा, कोर्ट समझेगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी आज इस मसले पर अपना स्टैंड एक बार फिर से क्लियर किया। बोर्ड ने कहा कि मध्यस्थता से रास्ता निकले, ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसलिए सभी मुस्लिम पक्षों ने इसको सपोर्ट किया। देखिए, इस मामले में सबसे पहले 26 फरवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि हम मीडिएशन के लिए कर सकते हैं ऑर्डर, और मीडिएशन से अगर 1% भी चांस है तो उसको हम लेंगे ज़रूर। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दिया है तो हम उसको ऑनर करें और उसकी विश को पूरा करें। तो इसलिए हम न सिर्फ ये सुन्नी वक्फ बोर्ड बल्कि मुस्लिम पक्ष की तरफ जितने भी लोग हैं उन सब ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये ऑब्जर्वेशन दिया है तो हमको इस पर एग्री होना चाहिए। और हमने कहा ठीक है, अगर मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट कराना चाहती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मध्यस्थता का विरोध किया है। स्वामी ने कहा कि मीडिएशन के कुछ पैरामीटर्स हैं, उससे आगे कोई नहीं जा सकता, इसलिए मध्यस्थता को कोई फायदा नहीं होगा। ने मध्यस्थता के जो अब तो कोई कुछ गुंजाइश ही नहीं रहा है। I don't say it's not a possibility. They can always have tried to have mediation, but it will be a total sterile exercise. हालांकि अभी बात शुरू भी नहीं हुई, कोर्ट बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बयानबाजी शुरू हो गई। आज उमा भारती ने कहा कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वहां हर हाल में मंदिर ही बनेगा। विषय ये था कि ये राम जन्मभूमि है या नहीं, और वो तय हो गया कि वो राम जन्मभूमि है, और इसको कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी, और वो अभी तक चैलेंज नहीं किया कोई उसको। कोर्ट ने भी उसको नहीं माना है कि वो राम जन्मभूमि नहीं है। वो मानते हैं कि वो जो बीच का डोम है वो रामलला जी का है, तो वहाँ पर भव्य मंदिर का ही निर्माण होना है। तो अब मध्यस्थता किस बात को लेकर के होनी है
क्योंकि हम वहाँ मंदिर ही बनाएंगे। मंदिर के अलावा वहाँ अगल बगल में कुछ नहीं बन सकता। जैसे मक्का मदीना में मंदिर नहीं बन सकता, इसी तरह राम मंदिर के बगल में कुछ नहीं बन सकता। जैसे वेटिकन सिटी में मस्जिद नहीं बन सकती और मक्का मदीना में मंदिर नहीं बन सकता, इसी प्रकार से राम की जन्मभूमि पर मंदिर ही बनेगा। और इसलिए माननीय कोर्ट अगर मध्यस्थता के जरिए इसका हल निकालना चाहता है तो हमारे पास तो औकात ही नहीं है कि हम माननीय कोर्ट को कुछ बोलें। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि इस मसले का हल बातचीत से निकले तो बेहतर होगा। उस वक्त चीफ जस्टिस JS खेर थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि वो खुद भी मीडिएट करने को तैयार है, लेकिन उस वक्त उनकी बात को किसी पक्षकार ने सपोर्ट नहीं किया। अगर उस वक्त जस्टिस खेर की बात मानी गई होती, हो सकता है अब तक कोई रास्ता निकल आता। और यह बात सही है कि मामला 500 साल पुराना है, भावनाओं से जुड़ा है, 125 साल से अदालतों में लटका है। इसे अंग्रेज नहीं सुलझा पाए। राजीव गांधी ने कोशिश की, चंद्रशेखर ने कोशिश की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात सही है कि भावनाओं के मसले अदालतों में नहीं सुलझते। उम्मीद करनी चाहिए कि सभी पक्षों को यह बात समझ आएगी और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा और यह देश के लिए, समाज के लिए भी अच्छा होगा। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रामपुर में बने उर्दू गेट को गिरा दिया। यह उर्दू गेट समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने बनवाया था। MLA फंड से उन्होंने पैसा भी दिया था। मकसद यह था कि रास्ते से जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ कोई बड़ी गाड़ी न जा सके। सरकार बदली तो आजम खान के इस गेट की शिकायत हुई, योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची। बताया गया इस गेट से रामपुर के लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन आजम खान के डर से कोई इस गैर कानूनी गेट को तोड़ता नहीं। योगी सरकार ने SIT का गठन किया। जांच में पता चला कि PWD की जमीन पर बिना PWD से मंजूरी लिए गेट को बना दिया गया। जरूरी डिपार्टमेंट से NOC नहीं लिया गया और इसके बाद उर्दू गेट को गिराने का फैसला लिया गया। उर्दू गेट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते आज सुबह सुबह सील कर दिए गए और इस गेट को गिरा दिया गया। रामपुर प्रशासन ने इस कार्रवाई की शिकायत मिलने पर, नियमों की अनदेखी होने पर एक्शन लेने का फैसला किया, लेकिन आजम खान के बेटे ने इसे कम्युनल एंगल देने की कोशिश की। कि प्रशासन को क्या, सरकार को भी इस बात को बताना पड़ेगा कि लफ्ज़ उर्दू से कितनी नफरत है। ये नफरत मुसलमानों से उर्दू अल्फाज के नाम पर निकाली गई है। ये मुसलमानों की ज़बान की एक निशानी को गिराने की कोशिश की गई है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब रामपुर में आजम खान जो कहते थे वही कानून होता था। सब डरते थे उनसे, लेकिन वक्त बदल गया है। आजम खान को समझ में आ गया होगा कि अब यूपी में निज़ाम बदल गया है और अब उनकी वैसे नहीं चलती जैसे पहले चला करती थी। यूपी में आज एक बीजेपी के MP ने अपनी पार्टी के MLA की जूतों से पिटाई की। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में आज बीजेपी के 2 नेताओं में जमकर मारपीट हुई। एक मीटिंग के दौरान बीजेपी के MP शरद त्रिपाठी और बीजेपी के ही MLA राकेश सिंह बघेल के बीच जमकर लात घूंसे चले। जिस मीटिंग में बीजेपी के दोनों नेताओं में मारपीट हुई, उसमें जिले के बड़े अफसर और बीजेपी के दूसरे नेता भी मौजूद थे। दरअसल शरद त्रिपाठी फाउंडेशन अपना नाम नहीं होने की वजह से भड़क गए। इसके बाद उन्होंने अपना जूता निकाल लिया और अपनी पार्टी के ही विधायक राकेश बघेल की पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन MP महोदय आपाक हो बैठे थे। वो जूता चलाते रहे और इसके बाद विधायक जी खड़े हुए और हाथ चलाने लगे। दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई। पार्टी ने सरेआम एक दूसरे से लड़ने वाले नेताओं को लखनऊ तलब किया है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा दोनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह हरकत ऐसी है, इस पर पार्टी को एक्शन तो लेना ही चाहिए। आज की बात में इतना ही।